अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। तो आज के हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने मेहमान का जो है आपसे तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा, मेरे लेफ़्ट पे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। यूरोप भी गए, यूएसए भी गए, इंडिया भी बहुत दफ़ा गए हैं। फिर हम इस पर मज़ीद डिटेल में भी बात करेंगे। सिंगर है, म्यूज़िशन है और क्या कमाल रखते हैं। जब इनकी आवाज़ जब हम सुनेंगे तो यकीनन आप भी महसूस होंगे। बिलाल पटेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले सभी देखने वालों को और सारे मेहमानों को भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारी दूसरी मेहमान है, बहुत ही मशहूर मारूफ एक्स न्यूज़ एंकर रही हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, और एक घर से निकलकर फिर उन्होंने जॉब की, जॉब के बाद उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा शुमाइला अली राजा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वेलकम। और हमारे तीसरे मेहमान हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। पिछले 15-20 साल से वो इस फील्ड से रिलेटेड हैं और शाह ग्लोबल मोटर पर सेल्स कंसल्टेंट हैं। हामिद गिल, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच शाह साहब। थैंक यू। दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू। जैसा कि अक्सर हम कहते हैं कि अब आप बोलोगे और पूरा पाकिस्तान सुनेगा, तो ये टैलेंट गेस्ट हमारे हैं हामिद गिल आज में इसमें। तो हम सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बिलाल पटेल साहब से। बिलाल पटेल साहब, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था कि माशाल्लाह आपने 13 साल की एज से जो है वो कीबोर्ड जो है वो आपने स्टार्ट किया, और फिर आपकी एक लगन थी, मेहनत थी, कंसिस्टेंसी थी, जिसकी वजह से आपने पूरी दुनिया में अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मैं ये कहूँगा कि आपने माशाल्लाह इतनी हिम्मत, जुर्रत और इतनी, आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में चाहूँगा कि आप खुद बताइए हमारे नाज़रीन को। सर एक्चुअली क्या है कि 13 साल तो ऑफिशियली मैं डिक्लेयर करता हूँ, लेकिन मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो था मेरा तकरीबन 7-8 साल की एज का। ओह माशाल्लाह। वजह उसकी ये हुई कि मैं अपने स्कूल में कीबोर्ड प्ले करता था। ओके। एक छोटा सा कीबोर्ड होता था मेरे स्कूल बैग में हमेशा मेरे साथ, उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके लोगों को इम्प्रेस करना, ये सारा कुछ चल रहा था। तो वो कीबोर्ड इत्तेफाक से मेरे वैन ड्राइवर ने चोरी कर लिया। ओह अच्छा, अब उस दिन स्कूल में था एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, हसन जहांगीर भाई जी, हमारे बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट, एग्जैक्टली नए नए फील्ड में आए थे। मैं बात कर रहा हूँ वे बैक 1983-84। तो मुझे कीबोर्ड प्ले करना था। अब वो मेरा कीबोर्ड हो गया चोरी। मैंने स्कूल वालों से कहा, मैंने कहा मैं इनका बड़ा जो ऑर्केस्ट्रा वाला कीबोर्ड लग रहा है ना, मैं वो प्ले कर लूँगा। अब लोगों ने बोला इतना सा बच्चा ये ख़राब कर देगा तो हम क्या करेंगे। खैर स्कूल वालों ने गारंटी ली, उनको मुझ पर कॉन्फिडेंस था जी। उन्होंने मुझे वो कीबोर्ड प्ले करने दिया। और वहाँ एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी और फिल्म एक्टर बैठे हुए थे, असद जाफरी साहब, मरहूम असद जाफरी जी जी। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा यार ये बच्चे में टैलेंट है। तो उस दिन से जो है वो मैं अखबार जहां में आने लग गया, और वो मेरा एक टाइम था। उसके बाद फिर अखबार जहां में हर हफ्ते कोई ना कोई मेरी खबर लगती थी, मेरी तस्वीर लगती थी। और फिर मैंने इंडिया, तो क्योंकि मैं बचपन से ही जाता था, मेरा ननियाल वहाँ पर है, फिर जब मैं जाने लगा तो मेरी वो हर न्यूज़ असद जाफरी साहब देते थे। फिर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मोहम्मद अली अंकल से, ज़ैबा आंटी से, गुलाम मोहिउद्दीन अंकल से, इन सब से उन्होंने मुझे मिलवाया, जावेद शेख साहब से, बहुत से लोगों से उन्होंने, शमी महाराज जी से। तो मेरी जर्नी इस तरह आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती गई। वैसे ये शौक आपको जब हुआ स्टार्टिंग में, अगर मैं बात करूं तो मतलब किसी को देख के या
खुद आपका एक इंटरेस्ट था कि मेरा म्यूजिक से शौक था, और बचपन में जब मैं किशोर दा को सुनता था, अब म्यूजिक में तो मेरा ख्याल है बॉर्डर नहीं है, नाम तो हम ले सकते हैं, एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और दुनिया उनकी फैन भी है पाकिस्तान में, किशोर कुमार साहब। तो मैं जब उनको सुनता था तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, और बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैं गा रहा हूँ, मेरा कोई बहुत करीबी है वो गा रहा है, ये है कौन? तो when that was 1987 when he died, तो मैंने सोचा कि अब कौन ऐसा गाएगा अब कौन ऐसा गाएगा? तो ऑब्वियसली मेरी आवाज़ तो बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही कर्कश था गले में, बिल्कुल हाफ यॉडल, चाइल्डिश और स्क्रैची। मैं गाऊंगा, तो मैंने उनके गानों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया, और फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं कीबोर्डिस्ट नहीं रहूं, एक सिंगर बनूं। क्या बात है। तो बस उस तरह मेरा, फिर एक प्रोग्राम में गया तो वहाँ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, घर वालों की तरफ से बहुत इनकरेजमेंट मिला, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि अगर इसका शौक़ है तो इसको यही करने दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पर हूँ। माशाल्लाह बिलाल साहब, आपसे बिल्कुल अभी बहुत सारी हमने बातें करनी और बहुत कुछ पूछना भी है आपसे। चलते हैं शुमाइला की तरफ। शुमाइला, आप एक हाउस वाइफ हैं, फिर आप जॉब करती रही एज ए न्यूज़ एंकर, जी। और फिर आपने मज़ीद स्ट्रगल किया, फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में चाहूँगा, आप भी बताइए। मैं अच्छा, मैंने मास्टर्स किया था इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो मेरे कॉलेज के पास ही एक प्राइवेट एक चैनल था, वहाँ पे मैंने ऐसे ही ऑडिशन दिया। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट नेक्स्ट किया ऐसे ही, मैंने कहा मास्टर्स है, बिकॉज उसके ये वो एक ही तरह की फील्ड है, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ट्राई किया, तो बस मैंने ट्राई दिया, और नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गई कि आपकी सिलेक्शन, आप एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए आ जाए। तो मैं कहा अच्छा ओके ठीक है। सो मैंने कुछ अर्सा वहाँ पे प्राइवेट चैनल में कोई आई थिंक 8 से 9 महीने काम किया। ओके। सो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़, तो मेरी आदत थी देखने की। तो फिर पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के मैं अचानक ऐसी रात को ख़बरें देखना, बिकॉज़ वो फील्ड थी तो मैं देख रही होती थी। तो इत्तेफाक से जो PTV वो भी करीब था उस चैनल के, तो वहाँ मैं एक दिन गई। मैंने कहा वैसे तो एंट्री बहुत मुश्किल थी। वो इत्तेफाक से मैंने कहा जी मैंने मास्टर्स किया, तो मैं इंटरव्यू बस अल्लाह ने करनी होती है। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं, अदरवाइज आपको पता है एंट्री भी मुश्किल होती है। जी PTV तो अंदर जाने ही नहीं देते थे। अंदर से प्रोड्यूसर आपको ना बुलाया आप जा ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, पता नहीं वो वक्त कभी अल्लाह ताला, कुछ पता नहीं होता, अल्लाह ताला ने जब करना होता तो वो बस उन्होंने मुझे जाने दिया। आई हैव नो आइडिया व्हाई, बस मैं चली गई, अंदर गई, मैंने ऑडिशन दिया। वहाँ पे कुछ साहब थे, तो जो हमारे प्रोड्यूसर हेड जो भी थे, उन्होंने एक ऑडिशन लिया। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है आप, उन्होंने कहा कि जी अब मैं आपको 1-2 दिन में बताती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाम को उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पे आ जाएं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, सो इसी तरह मैंने वहाँ पे 4-5 साल प्रॉपर PTV का ख़बरनामा भी पढ़ा मैंने। सो मेरे लिए बहुत एक एजाज़ की बात, और बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न आपको पता है कि वहाँ पर कंटेंट जो होता है उस पर बड़ा काम किया जाता है। जी बहुत कुछ सीखा, बहुत वाकई में बहुत कुछ सीखा, बिकॉज़ वो एक स्टडी भी उस तरह की थी। और फिर वहाँ पे लोग बहुत पुराने जिनसे आप यानी एडिटर जो है, न्यूज़ एडिटर, उनमें जो अल्फाज तलफ़ुज़ बहुत ज़रूरी, वो आई हैव लर्न, मतलब ऐसी चीज़ें जो वही बात है कि जो एजुकेशन में आपको नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा। आपकी सही मानों में ग्रोथ वहाँ से हुई, पाकिस्तान टेलीविज़न से। जी तो अब हम चलते हैं हामिद गिल की तरफ। हामिद, ये बताइए कि आप शाह ग्लोबल पे अराउंड मोर देन 15 ईयर्स आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, और जब मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था पहले, तो आपका सेल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मैं चाह रहा हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं आप भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाह साहब, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ इंटीरियर सिंध, मीरपुर ख़ास और कुंडी सिटी से। क्योंकि आप मेरे क्लास फेलो भी हैं, हमने मैट्रिक एक साथ की। जी बिल्कुल। काजिस्तान हाई स्कूल से, और उसके बाद 90 में मैं कराची यहाँ शिफ्ट हुआ। और
उर्दू साइंस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और मेरे बहनोई जो है मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं ताहिर भट्ट साहब, उनका राशिद मनाज रोड पर वर्कशॉप था जो कि मतलब कि छोटे लेवल पे था, नेशनल आर्ट हाउस के नाम से। तो मैं वहाँ मतलब पार्ट टाइम जॉब वर्कशॉप में मतलब काम करता था और वहाँ से फिर मुझे मतलब इस ऑटोमोबाइल की फील्ड में आने का शौक़ पैदा हुआ। तो इनिशियल स्टेज पे मतलब ये है कि ज़्यादा वर्कशॉप के अंदर जब सबसे पहले जो काम है मतलब हाथ काले पीले करने पड़ते हैं। तो लेकिन चूँकि मेरे वो उस्ताद मोहतरम जो है उनके अंदर एक चीज़ मैंने देखी कि वो बड़े अपने आप को साफ़ सुथरा और क्लीन एंड नीट रखते थे। जब वो सुबह वर्कशॉप इंटर होते थे तो बाकायदा यूनिफॉर्म होता था उनका, हालांकि वर्कशॉप छोटे लेवल पे था लेकिन उन्होंने भी मतलब कंपनीज़ में काम किया हुआ था। तो जब अपना काम उन्होंने सेटअप किया तो वो उसी सेटअप को लेकर चले। तो वहाँ से फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो काम करते करते फिर ये है कि मेरी फ़र्स्ट जॉब जो वो मेरी लगी थी APL ऑटोमोटिव प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मित्सुबिशी के वो डीलरशिप थी। डिफेंस फेज़ 2 मेन कोरंगी रोड पे उनका हेड ऑफिस था। जी बिल्कुल। और वहाँ से फिर मैंने तकरीबन 6-7 साल अपना मतलब वहाँ जॉब की। उसके बाद फिर मैंने अपना वर्कशॉप किया ऑटो केयर के नाम से डिफेंस फेज़ 2 में, वो 5-6 साल रन किया। तो फिर इत्तेफाक से जो कि मतलब एक गाड़ी जो है आप उस वक्त टोयोटा सदन में जॉब करते थे, तो वर्कशॉप में मैं गाड़ी लेकर आया हुआ था। वो उनका थोड़ा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम था तो उसको ज़रा आइडेंटिफाई करने के लिए तो वहाँ आपसे मेरी मुलाकात हुई। तो क्योंकि आप मेरे पहले से जानने वाले थे, क्लास फेलो थे, तो आपने मुझे बड़े अदब से इज़्ज़त से बिठाया और मुझे मतलब एक ऑफ़र की कि अगर आप मेरे पास काम करना चाहते हैं तो आप मेरे पास कल से आएँ। तो मैंने कहा कि शाह साहब मैं सेल्स का तो मतलब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, ना मैंने कोई भी काम किया, तो टेक्निकल साइड पे मेरा काम है। तो आपने फिर ये कहा कि आप पहले आके देखें, अगर आप समझते हैं कि इसमें आप मतलब आगे चल सकेंगे तो मैं आपको गाइडलाइन भी दूंगा इंशाल्लाह। तो फिर उस दिन से फिर मैं आपके साथ हूँ। आप आगे जो है ना हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से, जब आपने सेल्स ज्वाइन की और फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हम उससे बात करते हैं। बिलाल साहब, माशाल्लाह आपने पूरी दुनिया में जो है परफॉर्मेंस अपने जोर दिखाएं। आपने माशाल्लाह मैंने देख रहा था कि आपने इंडिया बहुत दफ़ा गए, आप USA आप गए, वहाँ परफॉर्म किया। काजोल के साथ आपने बहुत सारे इंडियन आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बताइएगा। दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। और जब वो हालात अच्छे थे इंडिया पाकिस्तान के, तो बहुत प्यार करने वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब काजोल जी के साथ मैंने पहली बार प्रोग्राम किया तो मेरे मामू वहाँ पर मेरे साथ थे और ही वॉज सो एक्साइटेड कि यार काजोल से मिलवाना। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मेरी नेचर नहीं है मैं उनको जाके खुद बोलूँ कि हाय काजोल जी, आई एम बिलाल पटेल, दिस एंड दैट, मैं यहाँ गाने के लिए आया हूँ, ये मेरे अंकल हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नेचर नहीं है, मेरी तबीयत में नहीं। मैंने कहा मैं गाना गाऊंगा, अगर उसको पसंद आया तो वो खुद मिलेगी, नहीं आया तो नहीं मिलेगी, दैट्स इट। तो जब मैंने गाना परफॉर्म किया, 2-3 हिंदी गाना गाया, फिर 1-2 बांग्ला गाना गाया और फिर मैं जाके बैठ गया, तो शी केम एंड शी लाइक हाय आई एम काजोल। क्या बात है। मैंने कहा हेलो काजोल, कैसे हो आप, ये सब बात होती, मेरा मीट माय अंकल एंड दिस एंड दैट। तो मैंने कहा अब आया मिलने का मजा। बिल्कुल, आपको कॉन्फिडेंस था ना। हाँ बिल्कुल, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो वो भाव नहीं देते। मैं आपको एक मज़े की बात शेयर करूँ, सिंगापुर में हम शो कर रहे थे तो मेरे साथ राकेश बेदी जी थे। तो राकेश बेदी जी को मैंने जाके गलती से हेलो कर दिया, गलती हो गई मेरी, मैंने उनको हेलो किया, ठीक है। उन्होंने कहा हेलो ऐसे। मैंने कहा अरे ये मैंने क्या कर दिया, गलती हो गई, अपनी तबीयत के खिलाफ जाके तुमने एक बहुत बुरा काम किया। अच्छा, उसके बाद जब ब्रेक हुआ, मेरी परफॉर्मेंस हुई, मेरी परफॉर्मेंस के बाद जब ब्रेक हुआ तो वो आए मेरे पास, यार बिलाल क्या गाते हो तुम यार। मैंने कहा अभी तो आप 2 उंगलियों से हाथ नहीं मिला रहे थे, अभी आप क्यों मुझसे बात कर रहे हैं। अभी यार मुझे नहीं पता था। मैंने कहा आपको नहीं पता, अगर मैं आपका फैन होता तो आप नहीं बात करते। फिर वो संजीव कुमार जी पे और किशोर दा के प्लेबैक पे कि आपके लिए उन्होंने कौन सा प्लेबैक दिया, ये बहुत सारी बातें फिर उनसे मेरी होती रही।
तो सर क्या सुनाना चाहेंगे आज? हाय, आज क्या सुनाऊं, क्या सुनेंगे? सर जो आप सुनाना ये चाहें। माइक मुझसे बहुत नाराज है, इसलिए नीचे बैठा हुआ है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। आज है भाई, नाराज नहीं हो, बहुत देर हो गई। जी जी। चलिए एक गाना गाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले गुल फिर गुल बदल, पहले गुल फिर गुल बदल, फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुमैला आपकी तरफ चलते हैं। तो आपको फिर अपना बिजनेस करने का ख्याल कब आया? ऐसा था कि कुछ साल शादी हो गई, बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया। जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जी हमें अब अपने लिए भी टाइम चाहिए, कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। जी बिल्कुल। सो जो ब्यूटी फील्ड ऐसी थी जिसमें आप मतलब आपकी फ़ीमेल इंटरेक्शन होती है, और मेरा वैसे कभी कोई प्लान नहीं था कि मैंने इस इंडस्ट्री में जाना है। सो बस ऐसे ही बस था कि अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों की वजह से। जी आप बहुत 9 to 5 वाली में ऐसा हो जाता है कि फिर आपके बच्चे मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना। सो मैंने एक प्रॉपर कोर्सेज़ किए, डिफरेंट इंटरनेशनल भी लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। सो मैंने फिर उसको प्रॉपर सीखा, मतलब उसको लिटरली मुझे अक्सर जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जब मैंने कोई 5-6 साल पहले सीखा, सो अक्सर वहाँ पे जो बच्चे आए हुए होते थे वो हंस रहे होते थे, ये क्यों बिल्कुल डिटेल में जाके वो नोट्स बना रही है, क्योंकि वो आदत तो थी ना हमें, वो जब एजुकेशन में वो नोट्स बना रहे हैं वो अच्छा वो क्योंकि इस फील्ड में वो उस तरह के लोग नहीं होते नोट्स बनाने वाले, तो वो मुझे हंस भी रहे होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जब देखती हूँ तो वो जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो कुछ फीमेल्स भी हैं वो घर पे ही हैं या उस तरह वो उतना नहीं कर पाई, या बट मुझे लगता है कि उनको भी करना चाहिए, या वो जो मेल मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह उस जर्नी में अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे मकाम पे हूँ कि क्लाइंट्स मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेके करते हैं, मतलब अपनी जगह एक ऐसी बना ली है कि क्लाइंट्स कहते हैं जी अच्छा अब हमें आपकी अपॉइंटमेंट्स चाहिए। पहले मुझे होता था कि मैं क्लाइंट्स के पीछे थोड़ा कि जी अच्छा किसी तरीके से क्लाइंट्स मिल जाएं। सो ये एक और बात कि औरतों के लिए बहुत एक मुश्किल भी होता है कि आसान नहीं होता, एक सर्टन एक
सर्टन जगह पे पहुंचना, उसके लिए पीछे बहुत स्ट्रगल होती बिल्कुल ऐसा ही है। है। बहुत सारी चीज़ें आपने, घर, बच्चे, हर चीज़ को देख के फिर आपने एक टाइम होता है जिसमें आपने अपना भी काम करना है ताकि सब चीज़ें बैलेंस हो जाएं। सो बस जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है और मैं ख़ास तौर पे हमारे नाज़रीन को, ख़वातीन यकीनन आपको देख रही होंगी जी, जी। और उनको बड़ी मोटिवेशन मिलती है और ख़ास तौर पे एक फ़ीमेल को जब जॉब कर रही होती है तो नॉर्मली हम मर्द हजरात को भी देखते हैं कि जब वो नौकरी कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी काम करने का सोचें कि अपना कोई बिजनेस करें। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। तो माशाल्लाह आपने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन family लिया definitely और अपने आप को important। मसरूफ रखना जी, जी। ताकि आप किसी पे वो कहते हैं ना कि डिपेंडेंट ना हो जाएं। जी, तो वो भी एक कॉज होगी आपको कि नहीं मैं अपने आप को मसरूफ भी अपना, रखूं। क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले काम करती रही हूँ, तो अब फिर एक ब्रेक जब आया तो फिर उसके बाद फिर मुझे हुआ कि अच्छा ठीक है, थोड़े वो था तो सही ना कि कुछ करना है लाइफ में। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी आई एम रनिंग अ सैलून, सो एज अ हेयर स्टाइलिस्ट भी, मेकअप आर्टिस्ट, वो सारा डिफरेंट शूट्स पे भी बहुत, यानी शुरू में वही है कि बहुत स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, लेकिन वो होता है ना कि वो हमारे सर कहा करते थे कि चेंज विद द चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। एग्जैक्टली। सो वो फिर यही होता है कि हर चीज़, ये ब्यूटी इंडस्ट्री हो जाए, कोई भी इंडस्ट्री, उसमें जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अब लर्निंग प्रोसेस आपका नहीं ये रुकना तो फॉरएवर होता है जब तक या, जिंदगी है, आपने तो सीखना है। जी जी, तो फिर आप कुछ एक मकाम पे, और वही वाली बात, कांस्टेंट डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी होती है कि कुछ अब देखिए मैं यहाँ आई अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं यानी मेरा ताल्लुक़ था वो फिर मैं पुराने लोगों से आए, सो यू नो वो फिर मैं यहाँ भी आपके पास अभी जी, कुछ दिनों बिल्कुल। के लिए आई, तो फिर यहाँ भी हो गया, तो बस इस तरह। चले, हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे साथ हैं जी, बहुत और शुक्रिया स्पेशली आपका लाहौर से आप तशरीफ़ लाई हैं। जी हामिद, मैं चाहूँगा कि आप फिर सेल्स में आए और काफ़ी अच्छा आपने काम किया और अपने आप को इम्प्रूव किया। तो जैसे कि बिलाल साहब भी कह रहे थे कि देखिए जब आप कोई काम करना चाहें, फ़ैसला कर लें और फिर कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर, एक लगन होती है, चाहत होती है, तो फिर मंजिल आपको मिलती है, आप वो करते हैं। तो बताइए थोड़ा सा। सब फिर शाह साहब की ऑफ़र्स को जो है मैंने अवेल किया और शाह साहब का डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन में ऑफिस था और शाह साहब खुद जो है जॉब करते थे और बड़ा स्ट्रगल की शाह साहब ने माशाल्लाह हमारे सामने कि सुबह आप 9 बजे जो है वो टोयोटा सदर्न को ज्वाइन करते थे और 12 बजे वहाँ से आप आउट होते थे। तो डायरेक्ट फिर हमारे जो अपना ऑफिस था डिफेंस फेज़ 2 में, वहाँ तशरीफ़ लाते और अपने तकरीबन 7 लोगों की टीम थी हमारी वहाँ पर सेल्स में, उसमें मैं भी था और 4 एक दूसरे लड़के थे और 2 ख़वातीन थी। तो आपने हमेशा गाइड ये किया कि, और दूसरी सबसे जो अच्छी बात शाह साहब मैंने आपने नोट की वो ये है कि आप वक्त के साथ जो है अपने आप को हमेशा मोल्ड करते रहें। उस वक्त क्योंकि मतलब उस वक्त सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था, तो उस वक्त जो सबसे बेस्ट वे जो था वो न्यूज़पेपर था। तो हमें अच्छी तरीके से याद है कि संडे वाले दिन हम अवेल करते थे, डॉन न्यूज़पेपर के अंदर हम एक ऐड लगाते थे बॉक्स, फिर उसको हम पूरा हफ्ता जो है मतलब उसके अंदर कॉल्स आती थी, वो कॉल्स को हम अटेंड करते थे और उस फिर कॉल्स को मतलब कि सेल्स में मटेरियलाइज करते थे। तो मुश्किल काम था क्योंकि मेरा मतलब कि टेक्निकल फील्ड से काम था, एडजस्ट होना दूसरी फील्ड में इतना मतलब आसान नहीं होता, लेकिन चूँकि आपकी रहनुमाई साथ थी, आपने हमेशा गेयरअप किया, मोटिवेट किया और जब 15 दिन मेरी कोई एक सेल भी नहीं हुई तो आपने फिर मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि हामिद अभी तक आपकी कोई सेल नहीं हुई, क्या वजह है? तो मैंने सारी चीज़ें बताई। आपने कहा कि आप मेरे सामने भी, आप मतलब ये 2 नंबर्स हैं, आप इसको ट्राई करें और फिर बात करके फिर मेरी बात करवाएं। तो जो पहली जो मतलब कि मेरी जो मतलब कि इससे मैं आपको यहीं रोकूंगा क्योंकि चलते हैं बिलाल साहब की तरफ, एक गाना सुनते हैं और फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे।
आज तू खैर सही, प्यार से पैर सही, आज तू खैर सही, प्यार से पैर सही। तेरी आँखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना न बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना न बनाया तो मेरा नाम नहीं। मेरा नाम नहीं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। चलते हैं हमारे अभी हमें ज्वाइन किया हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने, उनका तारुफ कराता चलता हूँ। सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, एक्स चीफ साइकेट्रिस्ट सिंध रहे हैं, एक्स सिविल सर्जन कराची, एक्स चेयरमैन सिंध डिसेबिलिटी बोर्ड रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ। सर अजवल मुगल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं और इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहब, पहली बात तो हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये मेंटल हेल्थ होती क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइएगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और जो मेरी फील्ड है उसके बारे में, क्योंकि आजकल अवेयरनेस कोशिश कर रहे हैं और हम उससे आ भी रही है और अभी और ज़रूरत भी है मेंटल हेल्थ के बारे में। पुराने ज़माने में जो इस हमारी फील्ड के बारे में बड़े अजीब से स्टिग्मास थे। स्टिग्मास मतलब ये कि इस पे लोग बात करते हुए घबराते थे, बल्कि लोग हमारे पास आते हुए भी घबराते थे और छुप कर आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इवन पढ़े लिखे डॉक्टर्स, ज़ाहिर है सबके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ मुझे। अच्छा, आज भी डॉक्टर साहब ऐसे ही है कि आपके पास आते हुए लोग क्यों को देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, फैमिली को पता ना चल जाए कि मैं आपके पास आया था। अभी मतलब काफ़ी हद तक मतलब इसमें कमी आई है जी जी, और अब और आनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस फील्ड में आया हूँ 1990, काफ़ी पुरानी, जी जी, 36 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। और जिना अस्पताल से मेरी थी ट्रेनिंग, तो मुझे याद है उस ज़माने में वो हमारे दोस्त डॉक्टर जो मुख्तलिफ फील्ड में काम कर रहे होते थे, जिन्होंने हमारे साथ पढ़े, जी जी, तो वो हमारे वार्ड में मिलने नहीं आया करते थे। कहते यार आप आ जाओ, सर्जरी में हम चले जाते थे, ENT में चले जाते थे, कतराते थे कि यार कोई देख लेगा कि आप वहाँ गए साइकेट्रिस्ट में। तो उस वक्त तो ये सूरत हाल थी और उस ज़माने में मेरे ख्याल हार्डली कोई 30-35 पेशेंट आते थे। और आजकल की जो पीढ़ी है जिना अस्पताल की 400-500 के करीब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अवेयरनेस बढ़ी है और लोग आना शुरू हो गए हैं और हेल्प के लिए आते भी हैं और इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है कि ये भी बीमारी है। एक तो अभी जनरली बात करते हैं ना, जब मेंटल हेल्थ की बात होती है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो बीमारियां उसकी बात होती है, तो सवाल अजीब सा होता है, सर मसला क्या है, इनका मसला क्या है, जो कॉमन सवाल जो है। हाँ, कि मसला नहीं, ये भी इसी तरह जैसी जिस्मानी बीमारियां हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा जी जी पब्लिक को ये समझा सकूं, जो हमारी आवाम जो ऑडियंस है, कि जैसे हमारे इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, आँखें हैं, नाक है, कान है, ठीक है, बाल हैं, स्किन है, ठीक है, पेट है, आंतें हैं, ठीक है, दिमाग भी है, ठीक है। आँखों की बीमारियाँ सबको पता है भाई, आँख में तकलीफ, लाल आँख हो गई, आँख में दाना निकल आया, नज़र कमज़ोर हो गई। नाक की बीमारियाँ, हड्डी टेढ़ी हो गई,
ठीक है, नाक बंद हो रहा है, गले की बीमारी, गले की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, हर्निया हो गया, उसका ऑपरेशन होता है, मतलब ये सब ये सारी बीमारियाँ सब। इसी तरह जिस्मानी, जिस तरह जिस्म के बाकी हिस्सों की बीमारियाँ हैं, उसी तरह दिमाग की भी बीमारियाँ हैं। उसी तरह जैसे जिस्मानी बीमारियों का इलाज होता है, उसी तरह दिमाग की बीमारियों का इलाज होता है। हाँ, ये ज़रूर एक और चीज़ अगर टाइम है तो मैं बता दूं कि दिमाग की बीमारियों के मेडिकल फील्ड में 3 स्पेशलिस्ट हैं। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया 3 तरह के स्पेशलिस्ट को देखते हैं। एक वो होते हैं जो न्यूरोसर्जन्स, जो दिमाग को खोल के काट पीट के, जो एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया या ट्यूमर हो गया, उसको खोल के सर्जरी करते हैं, वो होते हैं न्यूरोसर्जन्स। दूसरे होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, जो फालिज हो गया या नसों की बीमारियां हो गई और पट्टों की बीमारियां हो गई, वो भी दिमाग से ताल्लुक रिलेटेड, या वो कमर का भी, जो कोई कमर का भी हो गया, वो भी उससे रिलेटेड है। उसमें कुछ आर्थोपेडिक वाले भी देखते हैं, न्यूरोसर्जन भी देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी देखते हैं, मिक्स होती हैं। जी बिल्कुल। और तीसरे हैं हम जो साइकेट्रिस्ट, जिसमें आमतौर पर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, शिज़ोफ्रेनिया है। अब पुराने ज़माने में तो टर्म मुख्तलिफ होते, पागलपन, ठीक है, जो कि अभी हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि मेंटल हेल्थ लॉ जो हमारे यहाँ है मौजूद, उसकी से हमें बीमारियों के। इसमें डॉक्टर साहब नींद ना आना, ये भी मतलब इससे रिलेटेड? हाँ, अच्छा, एक और अच्छा आपने सवाल किया जी, कि बीमारियाँ और कुछ होती हैं सिम्टम्स, जैसे सर दर्द है? जी बिल्कुल। आपकी सवाल के रेफरेंस से मैं बात करना चाहूँगा। सर दर्द एक बीमारी नहीं है, सर दर्द एक अलामत है, सिम्टम है। उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती है, उसके पीछे बीमारी कुछ भी हो सकती है। या इसको और अगर मैं बताऊं कि बुखार, फीवर, वो भी कोई बीमारी नहीं है। बीमारी मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, या कोई और थ्रोट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से फीवर होता है। इन्फेक्शन की वजह से नॉर्मली बुखार होता है। हाँ। और इसी तरह जब आप बात करेंगे नींद ना आने की, तो नींद ना आना एक इंसोम्निया सिम्टम है, मगर उसकी वजूहात अलग अलग हो सकती हैं। डिप्रेशन के मरीज़ को भी नींद नहीं आ सकती, ठीक है, एंग्जाइटी में भी नींद नहीं आ सकती है। सिम्टम नींद ही है, मगर बीमारियां अलग अलग हैं। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, शिज़ोफ्रेनिया होगा, साइकोसिस, ये मुख्तलिफ टेक्निकल बहस हो जाएगी। तो नींद एक सिम्टम है, उसके पीछे वजह क्या है, वो है बीमारी, ठीक है। और वो तलाश करता है, जब मरीज़ जाता है कि मुझे नींद नहीं आती, तो वो डॉक्टर का काम है उसको असेस करे। फिज़िकल काजेज़ भी होते हैं नींद ना आने के। अगर किसी को शदीद दर्द है कहीं पे, उसको कैसे नींद आएगी? डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती है। डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती है। तो वो डिसाइड करना कि ये जो भी शख्स मेरे पास आया है, हमारे फिजिशियन के पास ही जाएंगे सबसे पहले, जी बिल्कुल, जिनको फैमिली फिजिशियन कहते हैं या जनरल क्लिनिक चलाते हैं, उनके पास ही जाएंगे। वो ही डिसाइड करेगा कि आपकी नींद न आने की कॉज क्या है, और अगर वही कर लेगा तो दवाई दे देगा, या वो फिर मुनासिब समझेगा कि भाई साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, न्यूरोसर्जन के पास जाना है, या फिजिशियन के पास जाना है, ठीक है। तो नींद ना आना एक सिम्टम है, ठीक। हाँ, कुछ ऐसी हैं जिसमें प्योर सिर्फ इंसोम्निया की कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स भी हैं। एक फियर भी होता है, खौफ होता है, वो भी उसमें एंग्जाइटी में फियर होता है। एंग्जाइटी में हमेशा खौफ उसके अंदर होता ही होता है, फ्यूचर का खौफ, पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर हो जाएगा, ये ख्यालात जो आते हैं नेगेटिव। जी बिल्कुल बिल्कुल। या कई ऐसे पेशेंट हुए हैं जिनको ओसीडी एक बीमारी है, जिसमें एक सोच आई तो बार बार वही सोच आती है, बार बार वही सोच आएगी, वो कोशिश करते हुए भी वो मरीज़ निकाल नहीं सकता, फिर उसमें बेचारा चलता रहेगा, और जब सोचें चल रही होंगी तो दिमाग जाग रहा होगा, नींद कैसे आएगी? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। बात बड़ी सीरियस हो रही है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। तो आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो बिलाल साहब को रिक्वेस्ट करते हैं। जी, मेंटल हेल्थ के लिए हाँ, आपके बिलाल साहब बड़ा अच्छा गाते हैं और बड़े मशहूर हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह।
तो ये एक, अगर इसको हम इस तरह कहें कि ट्रीटमेंट में म्यूज़िक थेरेपी भी होती है, बिल्कुल। तो बिलाल साहब अभी वही करेंगे ना। जी, और ख़ास तौर पे मैं बिलाल साहब आपसे एक सवाल, फिर आप गाने की तरफ चली जाइएगा, कि आपने माशाल्लाह एक बाहिम्मत लोग मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब बहुत कम होते हैं, कि आपने किसी एक माजूरी को अपनी वजह नहीं बनाया, बल्कि आपने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में माशाल्लाह अपने टैलेंट को उजागर किया, और आज लोग सुनना चाहते हैं, इनको पूरी दुनिया में सुनना चाहते हैं। तो इस पे मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा और फिर गाना सुनाइएगा सर। देखिए ऐसा है कि ये जो आप जो भी कर रहे होते हैं जी, इस पे आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ। अगर आपके घर वालों की तरफ से आपको बैक अच्छी मिल जाए, इनकरेज ना करें तो बिल्कुल। इनकरेज ना करें, तो बहुत से लोग जो बहुत सारी सलाहियत रखते हैं वो भी किल हो जाती हैं। मैं किसी को अभी थोड़े दिन पहले ये कह रहा था जी, कि पढ़ाई करने वाला मोमबत्ती के नीचे बैठ के भी पढ़ लेता है, और नहीं पढ़ने वाला उसको सारी आसाइशें दे दो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके घर से जो आपको इनकरेजमेंट मिलता है ना, वो आपको और आगे तक ले जाता है। और इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ मेरे मम्मी डैडी को कि उन्होंने बहुत इनकरेज किया, बल्कि जो भी हमने ख्वाहिश की वो उन्होंने पूरी की, और किसी चीज़ से रोका नहीं। जैसे हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, अरे ये मत करना, ये लग जाएगा, अरे नहीं ये इसको हाथ नहीं लगा टूट जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ भी होता है ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए बहुत, बिल्कुल आपने सही बात की कि जिसने कोई काम करना होता है ना, वो रास्ता निकालता है। जैसे आपने कहा ना कि मोमबत्ती जला के भी पढ़ेगा, और जिसने नहीं पढ़ना है तो उसके लिए आप जितनी भी आसाइशें देते हैं वो नहीं पढ़ेगा। ऐसे ही है। जी बिलाल साहब। गाना सुनाओ। जी सर। ये माइक मुझसे नाराज होकर नीचे बैठ जाता है। अच्छा, नीत रे मोरे सजना सजना, कब होगा पूरा ये सदियों का सपना सपना सपना। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे।
भी न भाए प्रीत हमारे, आजा रे मोरे सजना, कब होगा पूरा ये सदियों का सपना, सपना, क्या बात है, सपना। क्या बात है बिलाल साहब, जादू है आपकी आवाज़ में। थैंक यू सर, थैंक यू Welcome. सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलते हैं हामिद की तरफ। जी हामिद, आपको 2 कॉन्टेक्ट दिए, फिर आपने कॉल की, फिर क्या हुआ? तो उस दिन आपके साथ बैठने से एक ऐसा हौसला और मतलब कॉन्फिडेंस आया कि उसी दिन मेरी नहीं, वो 2 कॉल का रिजल्ट क्या है वो बताइए। वही बता रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वो 2 कॉल्स जो है वो उसको मल्टीप्लाइज किया 2 मतलब सेल्स के अंदर, जो कि मतलब पहली गाड़ी जो थी वो करोला थी, और ये दुपट्टा गली के अंदर जो मतलब उनका रंग का काम था। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर शाह साहब ने साथ ज़रा शफ़क़त मुझे साथ लेके उनसे चेक कलेक्ट किया, फिर उनकी पॉलिसी बनवाई, फिर उनकी एक दूसरी गाड़ी थी वो फिर माशाल्लाह सेल की उनकी। तो इस तरीके से मतलब जब पहली दिन मेरी 2 सेल्स हुई तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। और फिर ज़रा शफ़क़त शाह साहब ने कहीं भी मीटिंग होती मुझे साथ लेके जाते, तो फिर ग्रेजुअली जो है माशाल्लाह से फिर काम जो हमारा डिफेंस फेज़ 2 से हमने फिर स्विच किया मेन खालिदिन रोड पर, जो कि होंडा सोसाइटी मोटर था, यहाँ पर फिर ज्वाइन किया। और आज हम अल्लाह का शुक्र है कि शाह साहब अपना बाकायदा शोरूम जो है रन कर रहे हैं, और तकरीबन 16 लड़कों की टीम है जो कि हम साथ मिल के काम कर रहे हैं। थैंक यू हामिद, बहुत शुक्रिया। ऐसे सेल्स के लोगों को हम लेके आते हैं जिन्होंने अपना कैरियर बनाया, मेहनत की, कोशिश की। और डॉक्टर साहब, हमारा ये जो मॉर्निंग स्पॉट प्रोग्राम है ना, इसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, नाजरीन को अवेयरनेस देते हैं, यूथ को मोटिवेट करते हैं, वेमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, हम डिसेबल्ड लोगों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और बल्कि मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि कल जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है ना, बड़ा हल्ला गुल्ला होने जा रहा है। उसमें हमारी जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है जो डिसेबल्ड लोगों के लिए, कल वो हमारे जो है वो इस प्रोग्राम में होंगे। जावेद रईस साहब की पूरी टीम होगी, उनको तमगा इम्तियाज़ मिला इस दफ़ा। तो उनका बिलाल साहब जब हम देखते हैं ना, हौसला, यकीन करें उसमें इतना टैलेंट उन लोगों में कि वो इतने बाहिम्मत लोग हैं। ऐसे तो मैं तो कहता हूँ कि बाज़ वक़्त लोगों में ना एबिलिटी होती है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम टेलीविज़न पर आते हैं लोग, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमारी यूथ को बहुत कुछ से सीखने को मिलता है। तो मैं शुमाइला चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि आप यकीनन एक बाहर जब खातून बाहर निकलती है तो बहुत सारे हडल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो कोई मुश्किलात होती हैं आपको काम करते हुए? काफ़ी हद तक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी लोगों को ऐसा भी एहसास हो गया है या बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को अवेयरनेस हो गई है। कुछ साल पहले थोड़ा सा मायूब समझा जाता था अगर काम करें या कुछ। अभी ख़वातीन हो जाएं या फिर मेल हजरात, दोनों को पता होता है कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, किस तरह की बाउंड्रीज सेट करनी है। और मुझे लगता है जो मेल हजरात है वो भी माशाल्लाह इस तरह के हो गए हैं कि उनको पता है कि ये अगर काम कर रही हैं, इनका अपना एक है, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे ऐसा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी अवेयरनेस आ गई, लोग बहुत एहतराम करते हैं। जी जी जी, आपने बड़ा अच्छा कहा। देखिए, अवेयरनेस की ज़रूरत है और हमारे मुआशरे में मैं ये कहूँगा कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं। जी जी, ख़ासतौर पे गुर्बत की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है डॉक्टर साहब बढ़ रही हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, ये नफ्सियाती मसला है क्या, और क्या बच्चों में भी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है? जी बिल्कुल होता है, बल्कि इसको मैं अगर और थोड़ा सा एलोबरेट करूं, साइकेट्री जब हम
आए सेक्रेटरी में, तो उस वक्त सिर्फ जनरल एक सेक्रेटरी थी, उसमें जी बिल्कुल ऐसा ही है। हर किस्म के मरीज आते थे। अब इस वक्त जो है सेक्रेटरी की सब स्पेशलिटीज़ हैं, और सब स्पेशलिटीज़ में जैसे एडल्ट सेक्रेटरी है, वुमेन हेल्थ सेक्रेटरी है, फॉरेंसिक सेक्रेटरी है, जेरियाटिक सेक्रेटरी है, अगर ये थोड़ा सा मैं जी जी ट्रांसलेट करूँ, जवानों की, एडल्ट की, वुमेन्स की, औरतों की, क्योंकि स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। और फॉरेंसिक सेक्रेटरी जो आजकल जैसे मीडिया में बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। जी बिल्कुल। किसी ने किसी को आगे फेंक दिया, मार दिया, जला दिया, उसके पीछे भी ये होता है। उसके बाद है जेरियाटिक साइकेट्री, जो अभी इमर्जिंग फील्ड है, और बाहर मुल्कों में तो काफ़ी इसके अलग अलग सेंटर्स, मतलब ओल्ड एज पीपल जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, अब पूरी दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, बूढ़े लोगों की तादाद, ख़ास तौर पर वेस्ट में, जापान में, चाइना में, और तो उनके भी अलग से प्रॉब्लम है। तो जेरियाटिक साइकेट्री, इसी तरह बच्चों की साइकेट्री, चाइल्ड साइकेट्री, बच्चों में भी ये नहीं है कि वो बच्चे सोचते नहीं हैं, बच्चे परेशान नहीं होते, बच्चे स्ट्रेस नहीं लेते, सब जी बिल्कुल। बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, बच्चों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, उसमें हमारे मुल्क में जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जैसे कि आपने बताया कि गुर्बत है या हमारे वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, मैटरनल केयर जो जब वो नहीं है, तो चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं, और उसमें भी बहुत सारे पेशेंट जो अभी आप कल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड मेंटल डिसेबिलिटी या लो IQ या इस तरह के, और उसमें फिर बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस, उनको संभालना, उनको टेक केयर करना। क्योंकि एक चीज़ तो है कि बच्चों में या जो भी शख्स इस दुनिया में आया, उसकी एक तो ये है कि बाय बर्थ क्वालिटीज़ भी होती हैं, फिर कुछ को बढ़ाया जाता है, कुछ को, जैसे इनमें एक इनके पेरेंट्स ने इसमें देखा कि इनके अंदर ये क्वालिटी है कि ये अच्छा गा सकते हैं, कोई चीज़ में डेफिशिएंसी है मगर दूसरी चीज़ इनमें बेहतरी है, जिसको इस्तेमाल किया गया, जिसको फ्लोरिश किया गया, और ये अभी एक नामवर फनकार हैं, सिंगर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बच्चों में भी होती है, और आजकल ऑटिज़म आपने सुना होगा, ऑटिज़म है, मेंटल रिटार्डेशन है, और भी बहुत सारे, हाँ, एपिलेप्सी है, ये फिट्स होते हैं, जिसको मिर्गी कहते हैं नॉर्मली, जिसको कहते हैं, उसकी भी बहुत सारी टाइप हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारे हमने सवाल लेने हैं, तो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहाँ गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। तो यकीनन आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, म्यूज़िक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे बात हो रही है, ब्यूटी पे बात हो रही है, और मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है। तो हम चलते हैं बिलाल साहब की तरफ। बिलाल साहब, क्या गाना सुना रहे हैं हमें? क्या गाना सुनेंगे आप? सर, आप जो सुनाना चाहें हमारे नाज़रीन को।
जाते किसके सपने देखती रहती है। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती है, जाते किसके सपने देखती रहती है। मैं इन पर गीत लिखूंगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा, ये शाम और तेरा नाम। बहुत खूब बिलाल साहब, थैंक यू। अब हम Thank चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आजकल हम देखें कि लोग ज़्यादातर जो है मंशियात के आदी हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की भी, मैं क्योंकि टाइम कम है मैं आपसे दोनों सवाल साथ लूँगा कि सोशल मीडिया पे जो आजकल हम देखते हैं कि गूगल पे, AI पे, चैट GPT पे लोग मेडिकल एडवाइस ले रहे होते हैं, वो कितनी मतलब एथेंटिक होती है, वो भी थोड़ा बताइएगा। और ये जो मंशियात के लोग आजकल ज़्यादा आदी हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का नशा हो, तो वो क्यों लोग करते हैं, उसकी वजूहत क्या होती हैं? हाँ, बहुत अहम सवाल की हैं। उससे पहले बिलाल साहब के वो जो अभी गाना गाया है, उसमें हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ में पहुंचा दिया है। हमारे कॉलेज में उस ज़माने में ये आलमगीर का गाना। जी आलमगीर, जी बिल्कुल, और ज़बरदस्त आपने गाया। थैंक यू सर। और अच्छा, ये जो आपने सवाल किया, एक तो है मंशियात या जिसको हम कहते हैं एडिक्शन, बिल्कुल जा रहे हैं। और पहले तो ये एडिक्शन वैसे देखा जाए तो ये आज का फिनोमेना नहीं है, और प्री हिस्टोरिक गारों में रहते थे उस वक्त भी नशा होता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको मगर ये इंसानियत के साथ और हर उसको किस्म की नशा, जी बिल्कुल। और बहुत सारे जो ऐसे इस्तेमाल होते थे उस ज़माने के जो मज़ाहिब होते थे, ये ज़रूरी समझा जाता था। और फ्रांस में आके और बहुत सारी चीज़ें कुर्बानी कर दी और मुख्तलिफ हिस्ट्री की बातें। और हमारे दौर में जब से हम 90s में जब पैकेट लगाए, उस वक्त पीक थी हीरोइन एडिक्शन। तो और वो एक बदकिस्मती से हमें फिर से भी मिल गई, जी बिल्कुल, किसी पड़ोसी मुल्क से। और उसकी सज़ा में एक वो नशा और दूसरा कल्चर कलेक्शन को वेपन जो है, चीज़ें हमें वहाँ से मिली। और हमारे उस्ताद में ज़रूर उसका जिक्र करूँगा, प्रोफेसर हारून उनका नाम है, जो मेंटल हेल्थ में वो मतलब जी बहुत बड़ा नाम है उनका। मैंने उनके साथ मुझे शर्फ हासिल हुआ काम करने का किया। वो जब भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ है, वो की बनाई हुई है। अच्छा, उसका जनरल सेक्रेटरी भी है। और उसके अलावा एक और आपने कुछ मैंने नहीं बताया, चिल्ड्रेन ऑफ आदम एक NGO है, जी जिसके हम मुख्तलिफ साइकेट्री के यूनिट्स खोले हैं यहाँ पे कराची में। ओके, अच्छा, माशाल्लाह, जिक्र करना ज़रूरी था। जी। तो उस वक्त प्रोफेसर साहब का एक कहना था, उस वक्त हमें नहीं समझ में आता था। वो हारून साहब कहा करते थे कि ये नशा जो इन्फ्यूज़ किया गया है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम कहते यार कैसे, इतने ज़्यादा पेशेंट हो गए और हम तो ठीक भी नहीं हो रहे, बढ़ ही रहा है। मगर वो बाद में पता चला कि वाकई अब हीरोइन की जगह दूसरी चीज़ें ज़्यादा आ गई। जी बिल्कुल, ठीक है। अब उसके अलावा जो है वो जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि टाइम कम है, जो आजकल हमें पेशेंट देख रहे हैं वो यंग जनरेशन में, कॉलेज स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में, जो हमारी क्रीम है, जो हमारा फ्यूचर है, वो इससे सफ़र हो रहे हैं, वो है आइस का। बिल्कुल ऐसे। और बहुत हद तक मतलब ये है कि यूँ समझ लें कि नोटोरियस वो है।
और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल है, मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एडिक्शन के ट्रीटमेंट में मतलब एक तो है कि सप्लाई ना हो, ठीक है, जी बिल्कुल। दूसरी ये है कि डिमांड कम हो। डिमांड ये है कि हमारे यहाँ लोग इस्तेमाल करने वाले ना हो, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो हमारा काम तो ये है डिमांड को कम करना। हम ऐसे यूथ को तैयार करें जिनको वो चीज़ मिल भी रही हो तो भी ना करें। इसकी मिसाल यूँ है कि अगर किसी भी स्पेसिफिक एरिया की मैं बात नहीं करूँगा, वो ना हो जाए, मसला ना हो जाए। जी जी बिल्कुल। कुछ एरियाज़ हैं XYZ, वहाँ बहुत ज़्यादा है, मगर उस मोहल्ले में फ़र्ज़ करें एक ए मोहल्ला है, उसमें 1000 लोग, यंग लोग रहते हैं, तो सबको वो मिल सकती है, ड्रग मिल सकती है जी, मगर सब नहीं करते। कुछ करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। जो कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं, जो कुछ नहीं करते वो क्यों नहीं करते। तो वो जो नहीं करते उनके अंदर है कि वो इसको बुरा भी समझते हैं, वो बिल्ट इन उनकी कैपेबिलिटी है कि वो इस तरफ ना जाए। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी, मुझे मिल सकती है मगर नहीं। तो हम ऐसी जनरेशन पैदा करें कि जो इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसके होते हुए भी उस तरफ ना जाए। अच्छा, कुछ चीज़ें एडिक्शन में ये है कि कुछ मेंटल इलनेसेस हैं जी, कुछ ज़हनी बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग इसमें भी चले जाते हैं और लोगों को पता नहीं होता। जैसे कॉमनली डिप्रेशन, आप लोगों ने शायरी बड़ी सुनी होगी शराब के बारे में, पीता हूँ गम बुलाने को। तो वो जो अगर हम अपने तौर पर देखें तो वो गम एक्चुअली डिप्रेशन है। जो शायर जो पी के अपने गम को बुलाता है, मतलब डिप्रेशन को भगाता है, उस वक्ती तौर पे वो उसको कम वक्ती करते तौर हैं। पर होता है। उससे वो जो बीमारी है, जिसको हम बीमारी कहते हैं, जिसका इलाज होना चाहिए, वो उसको अपने तौर पर वक्ती तौर पर यूज़ करता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, मगर डिप्रेशन उसका ठीक नहीं जी, है। बिल्कुल। दूसरे दिन उठता है फिर वो पीता है। अच्छा, बट डॉक्टर साहब एक अच्छा। छोटा सा मैसेज लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे अच्छा, पास एक और भी जी, उसमें थोड़ा सा AI वाला जो आपने जी। गूगल डॉक्टर की टाइम बात मैं हमारे ज़रूर पास जो है ना, करूँगा। वो ऐसा है कि आजकल ये एक बड़ा ट्रेंड हो गया है कि अच्छा ये दवाई है, ये इसके बारे में पूछ लेते हैं, ये बीमारी है, इसका गूगल से पूछ लेते हैं या AI से पूछ लेते हैं। टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं, मोबाइल के ख़िलाफ़ हम नहीं है। मगर उसका यूज़ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए। तो AI या गूगल जो इंफॉर्मेशन उसके ख़िलाफ़ नहीं है, मगर उसका तरीका है इस्तेमाल। जैसे अभी पिछले साल में एक जगह फेडरेशन हाउस में ही मैं एक तकरीर थी मेरी सुसाइड पे। तो जिस दिन मैं प्रेजेंटेशन करनी थी, उससे एक दिन पहले एक मीडिया में आया कि दोस्त ने मुझे बाहर होते उन्होंने कहा, यार ये आप कर रहे हो, इसमें एक ये वाक़या हुआ। क्या हुआ है कि एक मैं पेपर पढ़ रहा था खुदकशी के ऊपर कि उसकी वजूहात, उससे कैसे बचा जाए। तो उससे एक दिन पहले एक US के अंदर एक यंग लड़के ने खुदकशी कर ली। कैसे कर ली? AI की मदद से कर ली। ओह, वेरी सैड। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप देखेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक फेक है। न्यूज़ है। हाँ, फेक न्यूज़ है। तो वो उसमें फिर मैं उसमें अपनी तकरीर में उसको ऐड किया। और उसके बाद एक और मिसाल थी, एक कपल था, उसने AI की लेकिन मदद सर, से डाइट छोटा सा प्लान मैसेज लिया चाहिए हुआ। और डाइट प्लान की वजह से वो ICU में चला गया। तो कोशिश करें कि जो भी एडवाइस हो आप अपने मुस्तंद डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा लें, उससे इलाज कराएं, ना कि AI से कराएं। AI से करना। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब जी। शुमाइला कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहूँगा कोई। आजकल गर्मियाँ हैं, उसके हवाले से मैं बताऊंगी कि अगर आप स्किन को डिहाइड्रेटेड जो स्किन होती है वो होती है अगर आप पानी कम पिएं। तकरीबन अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो एक तो पानी की कमी, और दूसरा ये कि अगर कभी ख़वातीन के लिए स्पेशली मैसेज दूंगी कि अगर आप वर्किंग हैं तो स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, वो आप स्किन प्रेप करके कोई भी मेकअप करें तो उसमें यही होता है। सुबह मॉर्निंग रिजीम में आपको बता देती हूँ कि ट्राई करें कि हाइलुरोनिक एसिड सुबह इस्तेमाल करें, उसके बाद विटामिन C, और साथ में मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो सन ब्लॉक जिसके अंदर एडेड हो जी, बिल्कुल। वो ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी स्किन के में एक ख़ास किस्म का बैरियर आ जाए और आपकी स्किन जो है रिवाइव दोबारा से हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी आपने अच्छे प्रोडक्ट्स
अच्छी चीज़ें लगाई हैं उसके ऊपर आप मेकअप करेंगे तो सारा दिन आपका यानी स्किन हाइड्रेटेड ही रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने शुमैला अच्छा मैसेज दिया। हामिद, छोटा सा मैसेज कोई बिल्कुल मैसेज हाँ चाहिए। सर, एक तो मैं ये कि शाह ग्लोबल मोटर्स की सर्विसेज के बारे में मतलब मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा। वो टाइम पर कब शॉर्ट कर दें। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन शाह ग्लोबल मोटर्स के अंदर ट्रैकर, इंश्योरेंस, सेल एंड परचेज और प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें हम मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और नौजवान नस्ल को मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी काम में मतलब इन हो और स्टार्ट करें तो आपका पैशन और उसके अंदर सच्ची लगन, मेहनत और यकीन के साथ आप कदम रखें तो इंशाल्लाह ताला वो कोई दिन दूर नहीं है कि आप कामयाब हो जाए। जी, बहुत अच्छी बात की हामिद आपने। तो मैं लास्ट में अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शुमैला अली आपका बहुत शुक्रिया, हामिद आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट में बिलाल एंड काशिफ का जो है सॉन्ग होगा, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मॉर्निंग स्पॉट है, नॉर्मली आप चैनल्स पे देखते हैं जो मॉर्निंग शो हो रहे होते हैं, अपनी जगह वो भी ठीक होंगे, लेकिन हमारे शो का जो बुनियादी मकसद है कि हम सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी लेकर आएँ, हम अपनी यूथ को मोटिवेट करें, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हम अपने मुआशरे में अच्छी चीज़ें करें, क्योंकि अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, जो पौधा आप लगाओगे वही आपको फल मिलेगा। तो क्यों ना हम एक अच्छा फल लगाएं जो आपको साया भी दे, आपको आगे भी लेके जाए। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर नए दिन हम एक नए टॉपिक के साथ और जो हमारी सोसाइटी के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो घरेलू हो, कारोबारी हो, कोई भी हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, तो उस पे हम डिस्कस करते हैं, उसका आउटपुट देते हैं, उसका सलूशन देते हैं। तो यकीनन आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा। तो आप अपना जो फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पे ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है शाह ब्लॉगर। तो अब मैं लास्ट में अपने नाज़रीन से ये कहूँगा, रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दोबारा 10 से 12 बजे के दरमियान। और कल हम एक बहुत अच्छा शो करने जा रहे हैं, जो हमारी डिसेबल कम्युनिटी है उनके साथ हम हल्ला गुला करेंगे, उनके साथ इंजॉय करेंगे, उनके टैलेंट को हाईलाइट करेंगे। तो कल वाला शो भी देखना मत भूलिएगा। तो मैं काशिफ को चाहूँगा कि वो बिलाल साहब के साथ। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज काफ़ी टाइम बाद बिलाल भाई से मुलाकात हुई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे थे, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और अभी ये लास्ट सॉन्ग भी हम दोनों साथ मिलके गाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जाने बहारा, जाने बहारा, रश के चमन, गुंचा दहन से में बदन, है जाने मन, जाने बहारा, रश के चमन, ऊंचा दहन सीने बदन, है जाने मन, जाने बहारा। जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे समा, रंगी अदा तो वाशिकन, है जाने मन, जाने बहारा, रश्के चमन, ऊंचा दहन सीने बदन, है जाने मन, मिलके जाने बहारा, रश्के चमन का ऊंचा दहन से में बदन, है जाने
जाने बहार